कर रहा हूँ। सवाल में लिखा हुआ है एमजी हैज बीन इन बिजनेस फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स as a furniture manufacturer. On 31st of August 2022, the bank column of his cash book showed the business had 25,600 in the bank account. The bank statement on this date showed a credit balance of 24,815. जो आपके हिसाब से बैंक में पैसा आ रहा है और जो बैंक के हिसाब से आ रहा है वो दोनों मैच नहीं कर रहे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वेर इंक्लूडेड ओनली इन द कैश बुक। ये वो ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में नजर आ रही थी। पहली है चेक पेड टू जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू का आपने 680 का चेक पे किया था, आपने अपने पास से क्रेडिट कर लिया था, माइनस कर लिया था, लेकिन बैंक में ये माइनस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा है चेक रिसीव फ्रॉम टीएच। टीएच से 910 रुपये रिसीव किए थे, आपने अपने पास जो है वो ऐड कर लिए थे कैश बुक, यानी कि आपने जो टी अकाउंट बनाया बैंक का उसमें ऐड हुए हैं, लेकिन बैंक ने अभी इसको ऐड नहीं किया था। In addition, an error had been identified. A standing order for rates of 205 had incorrectly been recorded in the cash book as 255. इसके अलावा आपने अपनी कैश बुक में एक एरर किया हुआ है। एक स्टैंडिंग ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि आप ये वाली चीज इसको पे कर देना। बैंक ने 205 रुपए किसी को पे किए, लेकिन आपने गलती से 255 रुपए किसी को पे किए, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया है अपने पास। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वेर इंक्लूडेड ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट। और ये वो ट्रांजेक्शन्स है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही थी, यानी कि आपने इनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था। रिक्वायरमेंट में बोलता है अपडेट दी कैश बुक ऑफ एमजी, ब्रिंग डाउन दी अपडेटेड बैलेंस एट 1 सितंबर। देखो, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल करते हैं तो ये बहुत कॉमन है कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना उसको बना रहे हो, अपडेटेड जो कैश बुक है ना उसको बना रहे होते हैं। अब अगर हम अपडेटेड कैश बुक को बनाते हैं, तो इस कैश बुक में आपके पास जो है ना सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, यानी कि आपके हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, सवाल में लिखा हुआ है कि आपके हिसाब से जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए ना वो 25,600 होना चाहिए। ठीक है, 25,600 रुपये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। ऑन 31st August 2022, द बैंक कॉलम ऑफ हिज कैश बुक शोड दी बिजनेस हैड 25,600 इन दी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में 25,600 रुपये थे, यानी कि एक डेबिट बैलेंस था 25,600 का। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में मुझे नजर आ रही होती हैं, अलबत्ता मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया होता क्योंकि मुझे उन चीजों के इल्म नहीं होता, मालूम नहीं होता। अब इसी तरह से यहाँ पर कुछ तीन ऐसी चीजें हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं, बैंक ने रिकॉर्ड करनी है, मुझे रिकॉर्ड करनी है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका इसलिए क्योंकि मुझे इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। जब बैंक स्टेटमेंट आया तो मुझे पता चला कि ये तीन चीजें हुई हैं। इसमें से पहली चीज क्या है? डिसऑनर्ड चेक रिसीव फ्रॉम आरजे 420। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? देखो, जब मुझे कोई पैसे देता है चेक के थ्रू, जब कोई मुझे पैसे देता है चेक के थ्रू, जिस तरह से आरजे है, आरजे ने मुझे पैसे दिए, और चेक के थ्रू दिए, और उसने मुझे 420 रुपए का चेक दिया, तब मैंने एंट्री पास कर ली बैंक अकाउंट डेबिट 420 और आरजे क्रेडिट 420। मैंने जो है आरजे एक रिसीवेबल था तो रिसीवेबल को कम कर दिया और मैंने बैंक में पैसे रिकॉर्ड कर लिए। बैंक अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया 420 रुपए से और आरजे के अकाउंट को 420 रुपए से क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये है कि मैंने बैंक में ऐड कर दिए 420 रुपए। मैं जो अपने पास टी अकाउंट बना रहा था उसमें मैंने शामिल कर दिए 420 रुपए और आरजे के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि आरजे एक रिसीवेबल था और इससे मुझे 420 रुपए रिसीव हुए थे। ये जब मुझे चेक रिसीव हुआ तब मैंने एंट्री पास कर ली। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चेक जो है ना वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने का मतलब ये है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन बाद बैंक ने मुझे ये बताया कि भाई आरजे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, हमने आपके अकाउंट में ऐड नहीं किए, या चेक पे कोई मसला था, या कोई भी और रीजन हो सकती है जो हम अभी शायद सोच नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से बैंक ने क्या किया, बैंक ने दोबारा से जो बैंक ने अपने बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट ऐड किया था मेरे अकाउंट में 420, वो वापस से माइनस कर दिया। बैंक ने बोला इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, आप चेक देकर गए थे, बाउंस हो गया चेक। अब मुझे भी अपना ये एंट्री को रिवर्स करना होगा, ये पैसे मेरे पास आए ही नहीं है,
तो मैं आरजे को डेबिट करूंगा 420 रुपए से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 420 रुपए से, क्योंकि इफेक्टिवली ये चेक डिसऑनर हो गया था। इसके अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं कि ऐड हो पाए, तो अगर ऐड हुए थे तो उसको मैं रिवर्स कर लूंगा। अच्छा, जब मैंने चेक रिकॉर्ड किया था, ये तो पहले कर लिया था ना, ऐसा नहीं है कि ये चेक की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो वो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में शामिल है। लेकिन अब मुझे इस चेक को रिवर्स करना है, यानी कि 420 रुपए जो 25,000 और 600 रुपए में शामिल है, इसको माइनस करना है, रिड्यूस करना है, डिडक्ट करना है, वापस से आरजे की रिसीवेबल को दिखाना है अपनी बुक्स में, और बैंक का बैलेंस कम करना है। तो अगर कोई डिसऑनर्ड चेक होता है तो वो यहाँ पर आरजे आरजे डिसऑनर्ड यहाँ पर आ जाता है। कितना है? 420 रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेट 110 रुपए, यानी कि बैंक से डायरेक्टली इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे हो गया। मैंने बैंक को इजाजत दी होगी कि भाई इंश्योरेंस कंपनी वाला बिल लेकर आएगा, तुम उसको पे कर देना। जब बैंक स्टेटमेंट आता है फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये पेमेंट हो गई है। तो जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी की पेमेंट हुई है और डायरेक्टली डेबिट हुआ है मेरे अकाउंट से, यानी कि बैंक ने पे कर दिया है, तो मैं अब अपने पास भी रिकॉर्ड करूंगा, और ये रिकॉर्ड होगा इस तरह से कि मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा 110 और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 110। तो मुझे यहाँ पर इंश्योरेंस का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद बैंक चार्जेस। बैंक मुख्तलिफ काम के लिए मुझे चार्ज करता है, बैंक चार्जेस लेता है। तो बैंक ने जो है वो 75 रुपीज़ के बैंक चार्जेस अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाए हुए थे, वो मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किए थे। अलबत्ता अगर मैं उनके अपने पास रिकॉर्ड करूंगा तो बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, उसको डेबिट करूंगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 75 से। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस भी आ जाएंगे, ये बैंक चार्जेस भी मैं यहाँ पर 75 रिकॉर्ड कर दूंगा। इन तीन चीजों के अलावा ये जो तीन चीजें हैं, ये तो तीन चीजें हो गई जो दी हुई थी वो मैंने रिकॉर्ड कर दी। जो बैंक ने रिकॉर्ड किया था मैंने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था, मैंने अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लिया है। इन तीन चीजों के अलावा एक और चीज भी है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि मैंने एक जगह पर गलत एंट्री पास करी हुई थी। और वो क्या गलत एंट्री पास करी हुई थी? इन एडिशन एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड। इसने यहाँ पे लिखा था कि एक एरर मिला है हमें, अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर रेट्स ऑफ 205 हैड इनकरेक्टली बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 255। यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर रेट्स का एक्सपेंस बुक करना है तो रेट्स डेबिट 205 और बैंक क्रेडिट करना था 205। अगर मुझे इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना था तो मुझे रेट्स को डेबिट करना था 205 और बैंक को क्रेडिट करना था 205। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर रेट्स ऑफ 205, 205 रुपए का रेट्स था, तो मुझे रेट्स को डेबिट करना था 205 से और बैंक को क्रेडिट करना था 205 से। हैड इनकरेक्टली बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 255। मैंने इसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया? मैंने रेट्स को डेबिट कर दिया 255 और बैंक को क्रेडिट कर दिया है 255। ये क्या है? ये आपकी इनकरेक्ट एंट्री है। ये आपकी कौन सी एंट्री है? इनकरेक्ट एंट्री है। ये आपकी इनकरेक्ट एंट्री है, ये आपकी गलत एंट्री है। आपको रेट्स को डेबिट करना था 205 से और बैंक को क्रेडिट करना था 205 से। आपने रेट्स को डेबिट कर दिया था 255 से और बैंक को क्रेडिट कर दिया था 255 से। अब इस एंट्री को सही कैसे करोगे? करेक्टिंग एंट्री क्या पास करोगे? ऐसी क्या एंट्री होनी चाहिए कि ऊपर वाला एरर सही हो जाए? हमें रेट्स को 205 से डेबिट करना था, हमने उसको 255 से डेबिट कर दिया है। तो हम इसको रिवर्स करने के लिए 50 से क्रेडिट कर देते हैं। हमें बैंक को 205 से क्रेडिट करना था, हमने 255 से क्रेडिट कर दिया है। 255 से क्रेडिट कर दिया है तो हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा वापस से 50 से, ताकि ये सही वैल्यू पर आ जाए। यानी कि यहां पर मैं लिख दूंगा करेक्शन ऑफ एरर और 50 लिख दूंगा साथ में। अब मेरे पास फाइनली मैंने जो है वो सारी रिकॉर्डिंग सही कर ली, ठीक है ना? जो जो गलतियां थी वो सारी गलतियां जो है वो मैंने सही कर ली हैं। तो मैं अपना बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन निकालता हूँ। पहले डबल लाइंस में देख लेते हैं क्या आएगा। इसका सम डबल लाइंस में आएगा, तो ये भी आपके पास 25650 हो जाएगा, ठीक है जी। और 25650 में से बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए 25650 में से 420 को, 110 को और 75 को माइनस कर देंगे। तो मेरा जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, वो 25045 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। हमने अपना अपडेटेड कैश बुक बनाया है। अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए जो जो चीजें
जो जो चीज़ें बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हुई थी और मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी वो मैंने रिकॉर्ड करी। और अगर किसी किस्म का मैंने एरर किया था, किसी किस्म का मैंने एरर किया हुआ था, तो उस एरर को मैंने सही कर लिया। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दो। ये हमारी पहली चीज़ थी जिसको हमने बनाया है, जो कि हमारी अपडेटेड कैश बुक है। अपडेटेड कैश बुक में हम लोगों ने अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी होती है और बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई होती है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमने कोई एरर किया हुआ होता है तो उसको सही करते हैं। पार्ट भी जो है ना वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है पार्ट बी में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है, बहुत बार डिस्कस भी हुआ है। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक यानी कि जो आपने अपनी कैश बुक अपडेट करी है उसके हिसाब से जो बैलेंस बना, जो कि 25045 है। 25045 ये आपका बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक है। इसमें आप ऐड कर देते हो अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो आपने कैश बुक में माइनस कर दिए थे, लेकिन उसके पैसे जिस बंदे को वो चेक दिया था वो बैंक से लेने नहीं किया, लिहाजा बैंक ने उसको माइनस नहीं किया। तो यहाँ पर आपके पास चेक्स पेड टू JW लिखा हुआ आ रहा है 680। ये आपका जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक इसलिए क्योंकि आपने किसी को ये पैसे दिए थे लेकिन उसने अभी तक बैंक से निकलवाया नहीं है। और हम लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो है उसको लेस कर देते हैं। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिपॉजिट, कोई भी ऐसा डिपॉजिट जो मैंने अपने पास ऐड कर दिया था लेकिन अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुआ। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट में लिखा हुआ है चेक्स रिसीव फ्रॉम TH 910। TH कोई जगह है, कोई कंपनी है जिसने हमें चेक दिया था, हमने अपने पास ऐड कर लिया था लेकिन बैंक में अभी तक वो ऐड नहीं हुआ। जब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं तो 24815 आ रहा है। और अगर आप सवाल देखोगे तो सवाल में भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, द बैंक स्टेटमेंट ऑन दिस डेट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24815। द बैंक स्टेटमेंट ऑन दिस डेट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24815। इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट पर 24815 का बैलेंस आ रहा था, तो हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट ये भी होता है कि आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो। अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो जो कि 24815 है, तो फिर आपको लेस करना पड़ता है अनप्रेजेंटेड चेक्स को। ठीक है, जो कि आपके पास JW से है, और आपको ऐड करना पड़ता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को जो कि आपके पास TH से है। तो इस केस में 680 माइनस होगा और 910 ऐड होगा और आप दोबारा से 25045 पर आ जाओगे, यानी कि बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पर आ जाओगे। तो दोनों फॉर्मेट्स वैलिड है, दोनों फॉर्मेट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लॉजिकली आपको इसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या है, जो कि बहुत बार पहले भी डिस्कस किया। अगर लेक्चर्स चाहिए हो तो बेसिक लेक्चर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक और पार्ट आपके सवाल का जो है, जो इसी सवाल से रिलेट करता है, वो जरा एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ, फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फिर पार्ट एक और पार्ट आपके इसी सवाल में आ रहा है, स्टेट टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस वुड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेट स्टेट टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बिजनेस जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आखिर क्यों बनाता है? ठीक है ना, एक बिजनेस को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों बनाया जाता है? तो उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, जिसमें से कुछ ये हैं
फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ईदर एरर और ओमिशंस इन द कैश बुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से ये फायदा होता है कि अगर आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है तो जिन जिन वजहों से मैच नहीं कर रही है वो आपको पता चल जाती है, और फिर आप अगर उसमें कोई एरर है तो उसको सही कर सकते हो। आइडेंटिफाई एरर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट में कोई एरर है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये दो रीजन जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला एक और पार्ट आपके पास है, स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द चेक फ्रॉम आरजे वाज डिसऑनर्ड। किसी कस्टमर का चेक जो है वो डिसऑनर क्यों होता है, किसी कस्टमर का चेक जो है वो डिसऑनर क्यों होता है, जो कि यहाँ पर वाबा था। तो उसके लिए हमने बहुत सारी रीजंस डिस्कस करी, जिसमें से ऐसा हो सकता है कि चेक इसलिए डिसऑनर हुआ हो कि नंबर वन, इनसफिशिएंट फंड्स इन द बैंक अकाउंट, आरजे के अकाउंट में पैसे ही ना हो, ठीक है ना। नो या इनकरेक्ट डेट, डेट नहीं लिखी हुई हो उस पर, नो अमाउंट, नो पेई, वर्ड्स एंड फिगर्स डिसएग्री, यानी कि चेक पर जो है ना अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन नंबर्स दोनों होते हैं, वो दोनों आपस में ना मिल रहे हो, इस तरह की कोई भी रीजन की वजह से आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और सवाल जो है वो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट डेट एंड अ स्टैंडिंग ऑर्डर। बहुत सारे सवालों में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, डायरेक्ट डेट और स्टैंडिंग ऑर्डर। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेट। तो आखिर डायरेक्ट डेट में और स्टैंडिंग ऑर्डर में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी जरा पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बारे में लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर इज व्हेन अ पर्सन इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ फिक्स्ड सम एट फिक्स्ड इंटरवल्स टू अनदर पर्सन। स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसा होता है कि बैंक को आप बोल देते हो कि हर महीने की पहली तारीख को इस बंदे को मेरे अकाउंट में से इतने पैसे निकाल कर दे देना। स्टैंडिंग ऑर्डर में आप बैंक को बोल देते हो हर महीने की पहली तारीख को मेरे अकाउंट में से XYZ अमाउंट निकाल कर और XYZ बंदे को, XYZ पर्सन को पे कर देना, ये स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाता है। A direct date is when permission is given for a named person to collect an amount from their bank. The date and amounts can vary. डायरेक्ट डेट में अमाउंट और डेट फिक्स नहीं होती है। आपने एक परमिशन दी हुई होती है कि ये बंदा आएगा और आपसे पैसे मांगेगा, तो जितना अमाउंट लिखा हुआ हो या जितना अमाउंट मैं बता दूं या जितना अमाउंट वो मेंशन करे वो आप इसको दे देना, ठीक है। फिर एक और थ्योरी वाला पार्ट है, और वो क्या है भाई, देखते हैं। A potential new customer has asked MG for a 5% discount on any orders placed. Advise MG on whether to accept or decline these terms. Justify your answer. एक नया पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि अभी वो आपका कस्टमर बना भी नहीं है लेकिन वो कस्टमर बनना चाह रहा है, और वो ये कह रहा है कि मुझे जो है ना आप डिस्काउंट दो, तो क्या उसको डिस्काउंट दोगे या नहीं। तो आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो। नंबर वन, सेल्स रेवेन्यू विल इंक्रीज। अगर उसको डिस्काउंट दिया, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, हमने उसका काम किया, तो हमारा सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। मे लीड टू फ्यूचर ऑर्डर्स। जब वो एक बार चीज ऑर्डर करेगा, उसको पसंद आएगी, वो नया कस्टमर बनेगा, वो दोबारा चीजें ऑर्डर करेगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। कुड लूज ऑर्डर इफ नो डिस्काउंट। और अगर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया तो शायद वो बंदा मुझसे चीजें खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, डिक्लाइन कब कब करना है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में रिक्वेस्ट सिमिलर डिस्काउंट। अगर मैंने एक कस्टमर को डिस्काउंट दिया, दूसरों को पता चला तो दूसरे भी डिस्काउंट मांगेंगे। रिडक्शन इन प्रॉफिट्स इज डिस्काउंट गिवन टू ऑल एक्जिस्टिंग कस्टमर्स। और अगर सबने डिस्काउंट मांग लिया तो फिर मसला हो जाएगा, फिर सब बोलेंगे कि भाई हमें भी सस्ते में दो, सबको डिस्काउंट दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। मे डैमेज रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो करंट कस्टमर्स हैं उनसे आपके ताल्लुकात खराब होंगे। रिडक्शन इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और आपका मार्जिन कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल खत्म हुआ। हर बार की तरह मैं ये कहूंगा कि आपको सवाल 2-3 बार लाजमी 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 करना चाहिए, ठीक है जी।